हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ऑसिलेशंस। आज ऑसिलेशंस की सेकेंड क्लास है और आज की क्लास आपको अगर अच्छे से समझना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फर्स्ट क्लास यानी ऑसिलेशंस का लेक्चर 1 जो कि मेरे इसी यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूटर पे अवेलेबल है उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है। यदि आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आज के लेक्चर में बहुत मज़ा आने वाला है। यदि आपने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है और आप सीधे लेक्चर 2 आप पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी। इसके लिए मेरी सलाह है आपको कि आप पहले लेक्चर 1 अच्छे से देख लीजिए और देन आप इस लेक्चर को अटेंड करिए। आगे जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ऑसिलेशंस एंड वेव्स ये पूरी सीरीज, ये पूरा यूनिट के सारे लेक्चर्स नॉन स्टॉप जाने वाले हैं आपके पास इसी यूट्यूब चैनल पे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा ये चैनल फिजिक्स ट्यूटर सबसे पहले तुरंत सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो लेक्चर जैसे ही अपलोड होता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आपसे कोई लेक्चर छूटेगा नहीं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जब भी कोई लेक्चर अटेंड करेंगे तो चूंकि पीछे के सारे लेक्चर्स आप अटेंड कर चुके होंगे तो आपको वो लेक्चर समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए ये पूरा यूनिट ऑसिलेशंस एंड वेव्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। फिर वेव्स के बाद वेव ऑप्टिक्स भी इससे वेव से ही इंटरलिंक्ड है और ये पूरा वेव डिपेंड करता है किस पे? सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, जो कि अभी आप पढ़ रहे हैं ऑसिलेशंस वाले चैप्टर में। तो बहादुरों, आज ऑसिलेशंस की सेकेंड क्लास है। उम्मीद है कि आप फर्स्ट लेक्चर अच्छे से पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं तो पहले उसको पढ़ लीजिए, तब आप सेकेंड लेक्चर अटेंड करिए और आगे से कभी आपसे कोई लेक्चर मिस ना हो इसके लिए आप मेरा ये यूट्यूब चैनल जिस पे सारे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं आगे, तो उसको आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर सेकेंड ऑफ ऑसिलेशंस। इसमें आज हम लोग पहुंचे हैं कहाँ पे? अगर आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया है तो हम पहुंच गए कहाँ? सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं सिंपल पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के बारे में बहुत डिटेल में पिछली क्लास में आपको बताया गया। आपने ये जाना कि पीरियोडिक और हार्मोनिक एक ही बात होती है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम सिंपल पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं। अब सिंपल पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन तो हमको आता है, लेकिन सिंपल पीरियोडिक मोशन क्या होता है यह समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है बहादुरों। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे इसका, क्योंकि उसी पे वही हमारा ग्राउंड होगा, वही हमारी पिच होगी, उसी पे हम पूरा खेल खेलेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना मैं आपको अभी यहाँ बोर्ड पे बता रहा हूँ इसका एक एक पॉइंट आपके पास एज इट इज जाना चाहिए। अगर कोई चीज़ समझने में कहीं दिक्कत होती है उसको रिवाइंड करके देखिए, बार बार देखिए और अवश्य आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं? देखिए, क्योंकि अगर मैं बिना पीरियोडिक फंक्शन बताए अगर आपको सीधे मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन पे ले चलूं तो फिर ये समझने का तरीका नहीं होगा, ये फिर तो रटने वाली बात हो जाएगी और वो तो यहां होता नहीं, आपको पता है। तो हम लोग इसका बिल्कुल ऑपरेशन कर डालेंगे, एक एक चीज समझ जाएंगे। अगले 15 मिनट में आपको एसएचएम बहुत बढ़िया से इक्वेशन एसएचएम की आप समझ चुके होंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसके लिए। पीरियोडिक फंक्शन जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छे से पता है फंक्शन के बारे में। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं यानी जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सारी चीजें मैं बता रहा हूं कि उनको नहीं भी पता यदि फंक्शन तो सब कुछ पता हो जाएगा। देखिए, हम कहते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये कोई मशीन है, इस मशीन में हम जब इनपुट डालते हैं x तो हमको आउटपुट मिलता है किसके रूप में? y के रूप में। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। देखिए पीरियोडिक फंक्शन नहीं, अभी मैंने पीरियोडिक फंक्शन, अभी मैं आपको फंक्शन बता रहा हूं। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज सिंपली एन इक्वेशन
अगर आपको और डिटेल में फंक्शन के बारे में जानना है, मेडिकल के स्टूडेंट हैं आप, यानी नीट की तैयारी कर रहे हैं, फंक्शन के बारे में आपको नहीं पता है, तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूटर पे एक पूरा सीरीज है, एक पूरा यूनिट है रेट ऑफ चेंज नाम से, जिसमें डिफ्रेंशिएशन रेट ऑफ चेंज इसको बोलते हैं, या आप सिंपल भाषा में कहीं अगर आप और पढ़ते हैं तो आप रेट ऑफ चेंज को डिफ्रेंशिएशन कहते होंगे। तो वो पूरा सीरीज है उसका 11 लेक्चर्स का, उन लेक्चर्स को अटेंड करिए, आपको फंक्शन के बारे में हर एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं उतनी बात बता दूंगा कि आपको आगे समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फंक्शन क्या है? इट इज सिंपली एन इक्वेशन विच रिलेट्स टू और मोर वेरिएबल्स। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू 2x², इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y एज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x²। कभी गलती से भी इस x को यहाँ के एक x से कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि y इज फंक्शन ऑफ x, y x के रूप में दिया गया है, और कैसे दिया गया वो यहाँ पे एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड में। ठीक है, सो दिस एक्सप्रेशन इज मोर इंफॉर्मेटिव देन दिस, लेकिन हमको लिखने में आसानी होती है, जल्दी लिख लेते हैं, इसलिए हम ज्यादा करके यही वाला इस्तेमाल करते हैं। y इज इक्वल टू 2x² लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसमें क्या है, x की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आपको करस्पॉन्डिंगली y का वैल्यू मिलेगा। जैसे यहाँ x और यहाँ y लेते हैं, x इक्वल टू 0 डालेंगे y 0 मिलेगा, 1 डालेंगे y 2 मिलेगा, 2 डालेंगे 8 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ y इज फंक्शन ऑफ x। अब बात आती है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है भाई, है ना, पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं कि एनी फंक्शन which repeats its value after a certain, एक निश्चित फिक्स्ड इंटरवल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें देखिए ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y x पे निर्भर करता है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जहां भी हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो इसमें x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट कैन हैव एनी वैल्यू, बट एज सुन एज यू चूज सम वैल्यू ऑफ x, y इज फिक्स्ड इंस्टेंटली। जैसे ही आपने x इक्वल टू 2 लिया, y का एक निश्चित वैल्यू हो जाएगा, तुरंत फिक्स हो जाएगा, लेकिन x का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। तो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके किसी फिक्स्ड इंटरवल बाद यदि अपनी वैल्यू रिपीट करता है तो ऐसा फंक्शन हम क्या कहेंगे, सच अ फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, एनी फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, लाइक मान लीजिए y इज इक्वल टू f ऑफ x है, और अगर ये x प्लस डेल्टा x करने पे ये वैल्यू फिर से वही देता है, फिर से वही वैल्यू देता है, तो हम कहेंगे कि y x का कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। देन वी से y इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ x। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, आप फटाफट वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। अब देखिएगा, आपने 11th क्लास के शुरुआत में जब बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं, उस समय फिजिक्स के लिए, उस समय आपने साइन और कोसाइन ग्राफ्स पढ़े होंगे। मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए साइन ग्राफ हमने बनाया, यानी ये y है, ये x है, और y दिया हुआ है क्या, साइन x। तो ग्राफ ऐसा बनता है, यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, ये क्या होता है, π/2 होता है, ये क्या होता है, पाई होता है, ये क्या होता है, 3π/2 होता है, 2π होता है, 5π/2 होता है, 3π होता है, इसी तरह होता चला जाता है। ठीक है, ये फिर π/2 जोड़ दिए, π/2 जोड़। अब ये क्या आता है भाई, मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज हाउ मच, -1। मैं वो सारी बातें बता दूंगा कि आपको यदि कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स जो जरूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए, अगर वो भी नहीं आता है,
तो भी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। बस इतना समय, अब ये नहीं कि आप लगे ग्राफ के ऊपर रिसर्च करने और बहुत कुछ पढ़ने लगे, सिर्फ उतना ही आपको जानना है जितना मैं यहां बोर्ड पे बता रहा हूं। अब ये देखिए, ये y, अब मान लीजिए यहां दिया हुआ है cos x, तो कोसाइन का ग्राफ कैसा बनता है भाई, ऐसा बनता है, जैसा इधर बनेगा वैसा इधर बनेगा। सेम थिंग गोज ट्रू फॉर दिस साइन एक्स, ये ऐसा इधर बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये क्या है भाई पाई बाई 2 है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, ये कॉस पाई -1 होता है, ये 3 पाई बाई 2 अगेन 0 होता है, और 2 पाई क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ क्या है माइनस पाई बाई 2 है, यहाँ क्या है माइनस पाई है, यहाँ क्या है -3 पाई बाई 2 है। तो अब एक ये बात किस लिए आपको बताई जा रही है, यहां आप देखिए जरा ध्यान से देखिए। तो साइन, मान लीजिए यहां कोई x है या यहां कोई x है, ठीक है, तो साइन x का जो वैल्यू मिल रहा है वही वैल्यू यहां से 2 पाई आप ऐड कर देंगे, यहां आ जाएंगे 2 पाई प्लस x पर, अगेन यू गेट द सेम वैल्यू। दिस इज व्हाट, दिस इज 2 पाई प्लस x। देखिए ना, जैसा ग्राफ यहां 0 से आगे बन रहा है वैसा ही ग्राफ 2 पाई से आगे बन रहा है। तो जो यानी ये ग्राफ जो है 2 पाई 0 से 2 पाई के बीच वाला ये जो ग्राफ है, यही यहां फिर से क्या हुआ है रिपीट हुआ, कहां से 2 पाई से 4 पाई तक, ये 7 पाई बाई 2 है, फिर 4 पाई से 6 पाई तक रिपीट होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि साइन x इज इक्वल टू साइन x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन x प्लस 4 पाई, यानी 4 पाई से आगे बढ़ेंगे तो यहां देखिए यहां एक x होगा, फिर से आपको वही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर से आपको वही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, दिस वैल्यू ऑफ x इज 4 पाई प्लस x। उसी तरह यहां पे देखिए cos x का जो वैल्यू है वही वैल्यू cos x प्लस 2 पाई का है, वही वैल्यू cos x प्लस 4 पाई का होगा, वही वैल्यू cos x प्लस 6 पाई का होगा। यानी कुल मिला के जो स्मॉलेस्ट इंटरवल है किसका, x का, जिसके बाद साइन या कोसाइन अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहे हैं दोनों फंक्शंस, वो वैल्यू क्या है 2 पाई है, वैल्यू क्या है 2 पाई है। तो अब एक बात जान लीजिए, इसको पॉज करके आप नोट करेंगे। अब देखिए द स्मॉलेस्ट interval of independent variable after which the function repeats its value is called period of the periodic function, period of the periodic function। ठीक है, यानी जैसे ही आपने लिखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, so this delta x is said to be period of function f if and only if this is smallest interval of x after which this function means y repeats its value। तो यहां आपने देखा कि साइन एंड कोसाइन फंक्शंस
का जो पीरियड है वो कितना होता है, 2 पाई होता है। कितना होता है, 2 पाई होता है, याद रखिएगा। ठीक है, फटाफट इतनी बात आप नोट करिए। अब देखिए, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। आखिर मैं साइन और कॉस का ही एग्जाम्पल क्यों लेके चल रहा हूं, तो इसलिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं क्योंकि साइन और कॉस फंक्शंस आर द सिंपलेस्ट फंक्शंस, आर द सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शंस, सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शंस। ये सबसे आसान पीरियोडिक फंक्शंस हैं, एकदम सिंपल भाषा में समझिए। बहुत ज्यादा डिटेल मैथमेटिक्स में हमको नहीं जाना, बस उतना हमको जानना है जिससे हमारा ये फिजिक्स का जो चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो हम बहुत अच्छे से कर सके। ठीक है, तो साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर द सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शंस एंड दे आर, और इनको एक साथ एक स्पेशल नाम दिया गया है, कलेक्टिवली नोन एज साइनुसोइडल फंक्शंस, साइनुसोइडल फंक्शंस। ध्यान दीजिएगा, पूरा आगे का सारा जितनी भी इक्वेशंस होंगी एसएचएम में, इस चैप्टर में, वो सारी साइनुसोइडल होने वाली है। इसलिए इस फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझिए। वेव्स भी साइनुसोइडल वेव आपको पढ़नी है, आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको साइनुसोइडल पढ़नी है 12th क्लास में। अल्टरनेटिंग करंट में आप देखेंगे कि साइनुसोइडली वेरी करेगी करंट और वोल्टेज टाइम के साथ। तो ये साइनुसोइडल फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। और मैं देखता हूं बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप देखेंगे कि वो सीधे इक्वेशन बताते हैं आपको, कहते हैं ये y = a sin ω t + phi, इसको याद कर लीजिए और यही SHM होता है। लेकिन इससे कहीं से भी आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत जरूर आएगी जब आप समझे नहीं रहेंगे, उसका आधार नहीं समझे रहेंगे कि आता कहां से है, हाउ इट कम्स, आखिर यही क्वेश्चन क्यों। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर द सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शंस, और साइन और कोसाइन फंक्शंस को हम एक साथ क्या बोलते हैं, साइनुसोइडल फंक्शंस बोलते हैं। आइए जानते हैं कि साइनुसोइडल फंक्शन का जनरल फॉर्म क्या होगा, है ना, किस तरह से अगर इक्वेशन लिखी होगी तो हम उसको कहेंगे साइनुसोइडल फंक्शन। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपने जाना है कि फंक्शन किसको कहते हैं आज की क्लास में। तो फंक्शन कहते हैं कि एक कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो कि एक या एक से ज़्यादा हो, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा, उसको हम फंक्शन कहते हैं। कोई भी इक्वेशन which relates 2 or more variables is called a function। फिर आपने जाना पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं, उसमें आपको बताया हमने कि कोई भी फंक्शन जो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद अपनी वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करता है, उसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। एंड द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, वो स्मॉलेस्ट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस फंक्शन का क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। फिर आपको बताया गया कि साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर द स्मॉलेस्ट पीरियोडिक फंक्शंस, सॉरी सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शंस, एंड दे आर कलेक्टिवली नोन एज साइनुसोइडल फंक्शंस। अब बात आती है कि किस तरह के फंक्शंस को हम साइनुसोइडल फंक्शन कहते हैं, यानी कैसा फंक्शन लिखा रहेगा तो कहेंगे कि ये साइनुसोइडल फंक्शन है। तो मान लीजिए, तो इसका जनरल फॉर्म जो होगा वो होगा y = a sin bx + c + d। इस तरह का कोई अगर फॉर्मेट है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ इक्वेशन जहां की a, b, c और d ये चारों क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं, यानी वेरिएबल कितने हैं, 2, कौन कौन, y और x। तो ऐसे में हम कहते हैं कि y इज साइनुसोइडल फंक्शन ऑफ x, या हम कहेंगे
कि y वेरीज साइनोसोइडली विथ x, यानी y x के साथ साइनोसोइडली वेरी कर रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छा यहां d0 भी हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट है तो कुछ भी हो सकता है, a b c d इन चारों में से कोई भी 0 हो सकता है, दो वेरिएबल्स हैं, और नॉन जीरो भी हो सकते हैं ए बी सी डी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो y इज फंक्शन ऑफ x एंड द टाइप ऑफ दिस फंक्शन इज साइनोसॉइडल। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि यहां y का आप इस फंक्शन का, इस साइनोसॉइडल फंक्शन का पीरियड बताइए, तो आप कहेंगे सर साइन फंक्शन का पीरियड आपने अभी बताया, साइन और कॉस फंक्शन का जो पीरियड आपने बताया वो 2 पाई बताया। ठीक है, तो यहां देखिए यहां 2 पाई नहीं होगा, ऐसे में कैसे करेंगे? तो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन देखिए y इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस डी लिखा हुआ है। अब अगर हमें पीरियड बताना है इस फंक्शन का तो y इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस सी प्लस डी, यानी हमने ऐसा, आपको याद करिए, आपको बताया हमने आज ही की क्लास में शुरू में कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, देन डेल्टा एक्स इज सेड टू बी पीरियड ऑफ y if it is the smallest value after which smallest interval of x after which fx or function f repeats its value. So यहां पे x का एक इंटरवल लिया हमने डेल्टा x, और अगला जो x का वैल्यू हुआ जहां यही वैल्यू आ रही है वो दैट इज x प्लस डेल्टा एक्स। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, a साइन बी एक्स प्लस बी डेल्टा एक्स प्लस सी एंड प्लस डी। तो ये तो देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, ये पूरा x वेरिएबल है और ये पूरा वेरिएबल है। तो पीरियड तो इस वाले एक्सप्रेशन का होगा। जितनी देर बाद जब भी ये वैल्यू, ये पूरा एक्सप्रेशन जब भी अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, ये पूरा एक्सप्रेशन अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, या यूं कहें कि y अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये अपनी वैल्यू को कितनी देर बाद रिपीट करेगा, कब रिपीट करेगा, तो जब ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी बताइए, 2 पाई। तो if delta x is period of this function, then क्या होगा भाई, b डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई। क्योंकि अगर यहाँ पीरियड नहीं होता तो यहाँ 4 पाई भी हो सकता था, 6 पाई भी हो सकता था, 8 पाई भी हो सकता था, 2 पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता था, लेकिन पीरियड है मतलब हमको b डेल्टा एक्स को स्मॉलेस्ट वैल्यू देना है, दैट इज 2 पाई। तो क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स का वैल्यू, डेल्टा एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अपॉन बी। ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन विल बी 2 पाई अपॉन बी, यानी 2 पाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। दिस इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, नोट करिए फटाफट। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, देन वी विल मूव ऑन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। तब हम सीधे चलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। वीडियो पॉज करके पहले आप इसको नोट करिए। अब देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, है ना, चलिए क्वेश्चन देता हूं आपको, मैं क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा एक्स प्लस कॉस ओमेगा एक्स। ठीक है, आपको बताना है कि इज y
साइनूसोइडल फंक्शन ऑफ एक्स, या दूसरे तरीके से ही पूछा जा सकता है डज वाई वेरी साइनूसोइडली विथ एक्स। तो आइए इसको सॉल्व करें। कह रहा है कि क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है जहां की ओमेगा क्या दिया हुआ है, वेयर ओमेगा इज अ कांस्टेंट। तो क्या y x का साइनूसोइडल फंक्शन कहलाएगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, क्योंकि साइनूसोइडल का तो जो जनरल फॉर्मेट है वो क्या है, जनरल फॉर्म क्या है बताइए? जनरल फॉर्म ये है, देखिए y इज इक्वल टू a साइन b x प्लस c एंड प्लस सम कांस्टेंट d। तो देखते हैं क्या उस फॉर्म में हम इसको चेंज कर पाते हैं। y इज इक्वल टू साइन, अब इसमें एक काम करते हैं, 1/√2 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 1/√2 कॉस ओमेगा। अब आप कहेंगे सर 1/√2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? तो हम कह देंगे कि हमने कुछ नहीं किया, √2 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, यानी हमने 1 से मल्टीप्लाई किया दोनों एक्सप्रेशन, साइन ओमेगा एक्स में कॉस ओमेगा एक्स, उससे कोई डिफरेंस तो आया नहीं, ये तो कैंसिल हो रहा है। वही लिखा हुआ y इज इक्वल टू साइन ओमेगा एक्स प्लस कॉस ओमेगा एक्स। फायदा क्या हुआ? हम इसको लिख सकते हैं √2, इसको लिख सकते हैं आप, यहां देखिए साइन ओमेगा एक्स लिख दिया, और इसको लिख सकते हैं कॉस π/4, कॉस 45 डिग्री होता है ये 1/√2, और इसको आप लिख देंगे कॉस ओमेगा एक्स साइन π/4। तो ये बन जाएगा √2, और आपको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला तो याद है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, साइन ओमेगा एक्स प्लस π/4 साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो यहां फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आई वो निकल के आई y इज इक्वल टू √2 साइन ओमेगा एक्स प्लस π/4। तो क्या ये इस फॉर्मेट में आ गई इक्वेशन? अब आप ढूंढ रहे होंगे सर d कहां है, तो d का वैल्यू यहां 0 है, लेकिन a का वैल्यू कितना है, √2, b का वैल्यू कितना है, ओमेगा, c का वैल्यू कितना है, π/4। अब आपसे अगर मैं कहूं कि इसी, तो ये पहले वीडियो पॉज करके आप नोट करिए, इट मीन्स व्हाट, अगर इस फॉर्मेट में आ गया इसका मतलब है आंसर ये हुआ कि यस हियर y is sinusoidal function of x, यानी y x का क्या है, साइनूसोइडल फंक्शन है। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहूं कि इसका पीरियड बताइए, यानी इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, इन प्रीवियस प्रॉब्लम, तो आप ओरली बता सकते हैं, फाइंड पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो आप क्या कहेंगे बताइए, सीधे आंसर लिखिए, सॉल्यूशन की जरूरत नहीं, क्या 2π अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, फर्स्ट क्लास, 2π/ओमेगा। कैसे आया वो आपको पीछे बता चुका। सो आप ये बात समझ गए कि साइनूसोइडल फंक्शन क्या होता है, और आप ये भी समझ गए कि साइनूसोइडल फंक्शन का हम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। अब बात आती है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात हमारे पास अब पूरा भरपूर मसाला, भरपूर कंटेंट हो गया है, किस चीज का, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने का। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े उससे पहले आपको यह जानना है कि मोशन जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा है, लीनियर वेरिएबल्स पढ़े हैं, और सर्कुलर मोशन जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में जाना था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर जब आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा था
तो उस समय आपने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सीलरेशन। तो मोशन इज एक्सप्लेन्ड विथ, जब आप लीनियर वेरिएबल्स के साथ मोशन को एक्सप्लेन करते हैं तो आप कहते हैं कि आप लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे हैं आप, यही तो कहते हैं। और जब आप एंगुलर वेरिएबल्स के साथ मोशन को एक्सप्लेन करते हैं तब आप कहते हैं कि आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं, या रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं। दोनों ही चैप्टर आपने पढ़े हैं, रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सही है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, क्योंकि दो तरह का एसएचएम हमको पढ़ना है, एक लीनियर और एक एंगुलर। पहले वीडियो पॉज करके आप फटाफट नोट करते जाइए, कहने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, बात आती है एसएचएम की, जहां से आज की क्लास शुरू हुई थी। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने के लिए ही हम सिंपल पीरियोडिक मोशन पढ़ने के लिए ही हम पहले पीरियोडिक फंक्शन जाने, पहले फंक्शन जाना, फिर पीरियोडिक फंक्शन जाना, फिर उसका पीरियड जाना, फिर हमने साइनसोइडल फंक्शन जाना, फिर उसका पीरियड जाना, फिर अब बात आ गई है एसएचएम पे, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। तो बहादुरों, एनी ऑसिलेशन, कोई भी ऑसिलेशन, एनी ऑसिलेशन इन विच displacement from certain fixed position, ये एक वेरिएबल होगा डिस्प्लेसमेंट, खाली डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सर्टेन फिक्स पोजीशन, ऐसा कहते रहिए, इससे आदत सी पड़ जाएगी कि खाली डिस्प्लेसमेंट नहीं, एक निश्चित पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। भी कहां से डिस्प्लेस? उस निश्चित पोजीशन को आगे चल के मिन पोजीशन कहने वाले। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, दीज थ्री वेरिएबल्स, अगर किसी भी ऑसिलेशन में, any oscillation in which displacement from certain fixed position, velocity and acceleration vary sinusoidally with time, then the motion is said to be SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ध्यान दीजिएगा, ये डेफिनेशन आपको बहुत रेयरली कहीं लिखा हुआ मिलेगा। जो क्वेश्चन से हमने ये डेफिनेशन निकाली है, प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो सॉल्व प्रॉब्लम्स ही करने हैं। तो इस तरह से अगर आप इस डेफिनेशन को समझेंगे, रादर देन जस्ट क्रैमिंग द इक्वेशन दैट y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, तो उसको रटने की बजाय अगर आप ऐसे समझेंगे कि कोई भी ऐसा ऑसिलेशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ये तीनों ही पैरामीटर्स टाइम के साथ साइनोसॉइडली बदलते हैं, तो ऐसे ऑसिलेशन को हम क्या कहेंगे? एसएचएम कहेंगे। अब उसकी कंडीशन क्या है, ऐसा कब होगा, ये आगे की बात है। अब एक और बात ध्यान रखिए, अब जो ये एसएचएम है ये दो तरह का होगा। कैसा होगा भाई? ये दो तरह कैसा होगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ये जो एसएचएम है, ये एक तो होगा लीनियर एसएचएम, यानी दो तरह से हम एसएचएम को एक्सप्लेन करेंगे। किसी सिचुएशन में हम एसएचएम को लीनियर वेरिएबल्स के साथ एक्सप्लेन करना प्रीफर करेंगे, तो उसको हम लीनियर एसएचएम कहेंगे। और किसी सिचुएशन में हम मोशन को एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म्स में पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझते चलिए।
तो अगर ये वाली जो कंडीशन है, जो एग्जांपल कल हमने दिया था आपको कि एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है और इसको आपने स्लाइटली इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके अगर आप छोड़ दिए, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, दिस विल बी अ लीनियर SHM प्रोवाइडेड दिस सरफेस इज स्मूथ। और ये सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम को हम प्रीफर करेंगे किसके टर्म्स में एक्सप्लेन करना, थीटा, ओमेगा और अल्फा, यानी एंगुलर वेरिएबल्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर SHM, क्योंकि हम इसके सिंपल इस ऑसिलेशन को हम एंगुलर वेरिएबल्स के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड दिस इज SHM बिकॉज दिस थीटा विल बी फंक्शन ऑफ साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम, and you know the general format of sinusoidal functions. So वो भी अभी यहाँ लिखने वाले हम लोग। पहले ये जान लीजिए कि SHM जो है हम लोग दो तरह से पढ़ने वाले हैं, लीनियर SHM। इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन, ऑब्जेक्ट मूव करेगा ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, फॉर एग्जाम्पल से ऑन x एक्सिस पे मूव करेगा। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो किस तरह की आएगी भाई, x एज फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, a sin ओमेगा t प्लस 5। अब देखिए वही इक्वेशन है, ये y की जगह क्या है, x है, और x की जगह क्या है, t है। वहां पे y एज फंक्शन ऑफ x होता था, यहां x एज फंक्शन ऑफ t है। तो बहादुरों, अब आप कहेंगे सर प्लस डी कहां गया, तो डी क्या है, जीरो है। जीरो का मतलब यह हुआ कि यहां पे जो ये x है, दिस इज, ध्यान दीजिएगा, दिस x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन में यही जनरल इक्वेशन हो गई किसकी, लीनियर SHM की। आप आ गए, ज्यादातर टीचर्स की क्लास यहीं से, SHM की क्लास यहीं से शुरू होती है। हम लोगों को यहां पहुंचने में, अब आज की क्लास में आप देख लीजिए 20-25 मिनट लग गया, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ गई बात, हर एक बात, कि इसका जो जनरल फॉर्मेट है वो प्लस समथिंग कर देंगे, दैट विल ऑल्सो बी SHM, क्योंकि उसमें भी x विल बी साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम t। Here x is sinusoidal function of t. Displacement from x, अभी तो इसको बहुत डिटेल में, इसका तो पूरा ऑपरेशन कर देना है, रिसर्च कर डालना है इस पे, इसलिए डोंट बॉदर अबाउट दिस इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, और पहले मैं एंगुलर SHM की भी कुछ बात बता दूं आपको। अगला हमारा होगा SHM, दैट विल बी एंगुलर SHM। इसमें क्या है, यदि ऑब्जेक्ट हमारा एक पार्टिकल हुआ, तो पार्टिकल हमारा होगा तो इट विल मूव ऑन, या बॉडी सीधे लेते हैं, बॉडी या ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन। कैसा मोशन, रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। उदाहरण के लिए आपके सामने है सिंपल पेंडुलम, तो ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, देखिए पूरा ये बॉडी, एक ये पूरा है ना, ये डेफिनेटली मासलेस थ्रेड होता है, तो इसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता है, जो होता है वो इसी का होता है। खैर अगर होता भी तो ये पूरा एक बॉडी ऐसे, देखिए ऐसे कर रहा है मोशन, ऐसे ऐसे, यहां से ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, एक ऑसिलेशन हो गया। ये सब कल बताया गया था आपको पिछली क्लास में। तो जो ये एक्सिस है ना, दिस एक्सिस इज फिक्स्ड, दिस पेंडुलम इज हिंज्ड अबाउट दिस एक्सिस, ऐसा एक्सिस है। तो उस एक्सिस के अबाउट, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। साथ ही साथ वहां पे आप जो है थीटा, यानी एंगुलर टर्म्स में, एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म्स में थीटा विल बी फंक्शन ऑफ टाइम, थीटा एज फंक्शन ऑफ टी लिखिए या सीधे थीटा लिखिए, इट विल बी थीटा नॉट
साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एंड दिस इज व्हाट, दिस थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये मैं अलग कर दे रहा हूं ये दोनों एग्जांपल्स को, ये लीनियर एसएचएम का एग्जांपल, ये एंगुलर एसएचएम का एग्जांपल, आपको ध्यान रहेगा। तो ये जो थीटा है, ये थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a fixed position, angular position where theta is equal to 0, यानी उस पोजीशन पे जहां डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी थीटा का वैल्यू जहां 0 है, उस पोजीशन के रेस्पेक्ट में हम ये डिस्प्लेसमेंट, यानी वहां से हम ये डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे। जैसे यहां पे ये थीटा है ना, या ये थीटा है, तो यहां थीटा 0 कहां होगा बताइए, इस वर्टिकल लाइन से हम मेजर कर रहे हैं। तो ये जो पोजीशन होगी, दिस इज द फिक्स्ड पोजीशन फ्रॉम वेयर दिस थीटा इज टू बी मेजर्ड। इसको आगे चल के आप मीन पोजीशन बोलने वाले हैं, मीन पोजीशन, ठीक है। अभी मीन के चक्कर में नहीं पड़ना, अभी मैं बताने वाला हूं एक एक बात। अब देखिए, बहुत अच्छे से आप ये जान गए कि एसएचएम किसको कहते हैं भाई। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट बोले तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सर्टेन फिक्स्ड पोजीशन, एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दीज 3 पैरामीटर्स इफ चेंज साइनोसॉइडली विद टाइम, then the oscillation is said to be SHM. Means every SHM is an oscillation. ये बात नोट करने वाली है कि every SHM is an oscillation, but converse is not true. Every oscillation may or may not be SHM। कोई ऑसिलेशन हो रहा है, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम के साइनोसॉइडल फंक्शंस नहीं है, और देखिए यदि साइनोसॉइडल फंक्शन की बात आती है ना, तो आप देख रहे होंगे यहां मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं, यहां मैं सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट साइनोसॉइडल फंक्शन हो गया बहादुरों, तो उसका डेरिवेटिव तो डेफिनेटली साइनोसॉइडल फंक्शन होगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी का करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो साइन का कॉस आएगा, और कॉस का फिर से करोगे, वेलोसिटी आ गया कॉस के टर्म्स में, कॉस का फिर से करोगे एक्सेलरेशन आएगा, वो क्या हो जाएगा, साइन के टर्म्स में। और साइन और कॉस दोनों को ही क्या कहते हैं, साइनोसॉइडल फंक्शन कहते हैं, क्योंकि साइन को कॉस के रूप में लिखा सकता है, कॉस को साइन के रूप में लिख सकता है। तो बहादुरों, कोई ऐसा ऑसिलेशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम का साइनोसॉइडल फंक्शन नहीं है, वेलोसिटी टाइम का साइनोसॉइडल फंक्शन नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम का साइनोसॉइडल फंक्शन नहीं है, तो उस ऑसिलेशन को हम एसएचएम नहीं कहेंगे। तो आपने जाना एसएचएम उसी को कहते हैं, उसी ऑसिलेशन को कहते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम के साइनोसॉइडल फंक्शन हो। एसएचएम 2 तरह का होता है, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम में ऑब्जेक्ट कैसे पाथ पे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा, जिसको अगर हम एक्स एक्सिस कह देते हैं, तो उसकी जनरल इक्वेशन होगी एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम टी, जिसको आप खाली एक्स भी लिख सकते थे, इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब इसमें डी वाला टर्म 0 हो गया, जो जनरल साइनोसॉइडल फंक्शन में बताया था। दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट ये कहां से मेजर होगा, ध्यान रखना, ये डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 से। ठीक उसी तरह से अगर एंगुलर एसएचएम है तो बॉडी कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, वो एक्सिस फिक्स्ड होना चाहिए। एंड दिस थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां ओमेगा कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, टी वेरिएबल है। तो यहां थीटा इज साइनोसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम टी, and theta is what, angular displacement from
सच अ पोजीशन वेयर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज व्हाट 0। उदाहरण के लिए यहां बता दिया आपको, इस पोजीशन से हमको डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है। ठीक है, अब आपको एक बात मैं जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर विच आर आस्क्ड आर रिलेटेड टू लीनियर एसएचएम, बट एंगुलर एसएचएम फॉर अस, एंगुलर एसएचएम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। क्योंकि मान लीजिए इससे 30% क्वेश्चंस आते हैं, मैं कह सकता हूं, और इससे 70% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे 30% पूछे जाते हैं। लेकिन हमारे लिए तो एक क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर 1% भी चांस हो, और हो सकता है कि हमारे साल यानी अगली साल आप अभी 11th में 12th में यानी 11th का पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ये चैप्टर की बात करें तो, और अगली साल आपको जो है एग्जाम देना है, तो अगर एंगुलर एसएचएम से सवाल आ जाता है, जो कि हर 3 साल 4 साल में एक बार आता है, और इससे तो हर साल आता है, तो अगर आपके टाइम पे इसी से आ जाता है तो फिर आपके लिए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इससे। लेकिन मैं ऐसा क्यों बताया कि 70% और ये 30% पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हम पूरा फोकस करने वाले हैं किस पे, लीनियर एसएचएम पे। और जो पैटर्न होगा हमारा लीनियर एसएचएम को डील करने का, लीनियर एसएचएम को पढ़ने का, ठीक उसी पैटर्न पे हमको एंगुलर एसएचएम आगे पढ़ना होगा। तो एंगुलर एसएचएम को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल दिमाग से हटा के आप पूरा अटेंशन किस पे लगाएंगे, लीनियर एसएचएम पे। और अगर मैं कहीं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, कहीं सिर्फ वेलोसिटी या सिर्फ एक्सेलरेशन बोलता हूं, तो यू नेवर डाउट दैट whether it is linear velocity or angular velocity. If it is not mentioned, just velocity is said to be there, that is taken to be granted that it is linear velocity. अगर वो एंगुलर होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कहना पड़ेगा, लेकिन खाली वेलोसिटी मतलब क्या, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, फटाफट इतनी बात नोट करिए, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट करिए। ठीक वैसे ही जैसे एवरी ऑसिलेशन इज अ पीरियोडिक मोशन, बट एवरी पीरियोडिक मोशन में और मे नॉट बी ऑसिलेशन, ये पिछली क्लास में बताया गया था। बहादुरों, बहुत शानदार तरीके से आप यहां तक पहुंचे हैं, बिल्कुल उसी शानदार तरीके से आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे लीनियर एसएचएम, है ना, लीनियर एसएचएम। लेकिन लीनियर एसएचएम पढ़ने से पहले ये तो आप जान गए कि लीनियर एसएचएम में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को लीनियर वेरिएबल्स के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। एंगुलर एसएचएम होगा तो एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना है यहां पे आगे बढ़ने से पहले कि बॉडी को हम कब कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना। सुना होगा आपने कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम दो तरह से हम डिफाइन करते हैं। इक्विलिब्रियम दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। देखिए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, दोनों बातें। कभी कभी हम बॉडी के डायनेमिक्स को ट्रांसलेशनल टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं, लीनियर वेरिएबल्स के टर्म्स में, और कभी कभी हम जब एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म्स में बात करते हैं, यानी टॉर्क वगैरह की बातें करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, यहाँ फोर्स और एक्सेलरेशन की बात होती है, यहाँ टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात होती है। तो बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम if net force on the body is 0. Net force on body is 0, then it is said to be in translational equilibrium. What about rotational equilibrium? If net torque on the body is 0, then
द बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर हम कहते हैं कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इट मीन्स कि दोनों ही इक्विलिब्रियम सेट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक स्प्रिंग है, ये एक ब्लॉक है, हैंग कर रहा है ब्लॉक। स्प्रिंग ऐसे सीलिंग से हिंज्ड है, नीचे mg लग रहा है, मास ब्लॉक का m है, ऊपर kx लग रहा है। यदि kx इज इक्वल टू mg है तो नेट फोर्स ऑन ब्लॉक क्या हुआ? नेट फोर्स ऑन ब्लॉक क्या हुआ बताइए? इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर और नीचे बराबर फोर्स, नेट फोर्स 0 हुआ। देन हियर बॉडी यानी जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक इज said to be in equilibrium। ठीक है बात रो। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, इसको पॉज करके आप नोट करेंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो एक दूसरा एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए एक रॉड है ना, मैसिव रॉड है, इसका कुछ मास है, यानी मासलेस नहीं है, और यहां पे हमने फोर्स लगाया है F। डेफिनेटली इसके सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा। ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये हिंज्ड है इस तरह से, ऐसे जैसे इस पेन को रॉड मानिए फॉर टाइमिंग, और यहाँ हम होल करके एक वायर इसमें आर पार कर देते हैं ऐसे, तो इसको क्या कहेंगे आप? अब ऐसे, अभी तो नीचे गिर जाएगा। इसको रोकने के लिए यदि हम ऐसे इसको ऊपर की ओर पुल करते हैं तो कुछ खास फोर्स लगाने पे ये ऐसे ये रेस्ट में रह सकता है। तो मान लेते हैं फॉर टाइम बीइंग इट इज एट रेस्ट, और से कि इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इज 0, मीन्स मे बी कि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा हो? रिवॉल्व कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो। ऐसे केस में क्या होगा? ये जो टॉर्क होगा इसके अबाउट, ये L है मान लीजिए, और ये यूनिफॉर्म रॉड है, इट विल बी L/2 अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो जो नेट टॉर्क होगा अबाउट दिस हिंज्ड एक्सिस विल बी F into L, इट विल बी आउटवर्ड्स, या यूं कहें कि एंटी क्लॉकवाइज, एंड माइनस mg, माइनस इसलिए क्योंकि ये क्लॉकवाइज होगा, अंदर की ओर होगा, mg into L/2। ये मैं जानबूझ के एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स जरूर लग रहा होगा इसकी अपेक्षा ये, लेकिन ये जानबूझ के रख रहा हूं क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आपको इस चैप्टर में डील करनी है अगर अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने हैं तो अगर आपको अटपटा लगता है, इट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेने की जरूरत होगी, टॉर्क वगैरह रिवाइज करने की जरूरत होगी, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा क्या? नेट टॉर्क, और ये क्या है? 0। ये है नेट टॉर्क, नेट टॉर्क ऑन द रॉड अबाउट हिंज्ड एक्सिस या एक्सिस ऑफ हिंज, एक्सिस ऑफ हिंज दिस। तो क्या हो जाएगा भाई? इज इक्वल टू 0। सो आपने पढ़ा होगा भाई, टाउ नेट इज इक्वल टू क्या? आई इंटू अल्फा, पढ़ा है। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ये उसी तरह से आपने पढ़ा है ट्रांसलेशनल के लिए, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। ये न्यूटन सेकेंड लॉ का दूसरा फॉर्मेट है, इसी का ये दूसरा फॉर्मेट है जिसमें हम रोटेशनल मोशन में जब हम एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म्स में बात करते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, टाउ नेट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा फॉर अ रिजिड बॉडी। यहां रिजिड बॉडी क्या है? ये रॉड है बहादुरों। सो रॉड इज सेड टू बी कहलाएगा इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो दोनों ही आप एग्जाम्पल देख लिए, पहला एग्जाम्पल फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम, दूसरा फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, ये भी न्यूटन का सेकेंड लॉ है।
अब बात करेंगे तो एक बात तो हो गई कि भाई इक्विलिब्रियम दो तरह से डिफाइंड है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब बात करेंगे हम लोग कि इक्विलिब्रियम जो है वो तीन तरह का होता है। इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, नोट कर लीजिए इनफैक्ट कि अ मासलेस बॉडी, अगर एक मासलेस बॉडी है तो उसके ऊपर तो नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा ना, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो जब एम ही जीरो है तो एफ नेट तो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। उसी तरह से मासलेस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जीरो होगा क्योंकि मास एम ही जीरो है। तो जब आई जीरो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिर तो अल्फा कुछ भी हो, टाउ नेट क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब है अ मासलेस बॉडी इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। विच इक्विलिब्रियम? इन बोथ इक्विलिब्रिया। दोनों तरह के इक्विलिब्रियम में ये होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा इसका और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा। यानी एक मासलेस बॉडी हमेशा किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। बहादुरों, अब बात आ गई है इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक एक करके डिफाइन करते हैं। देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है, कब कहते हैं हम कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अगर बॉडी का इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने फाइंड कर लिया और उस पोजीशन से इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली from equilibrium position and released, and if it restores, अगर ये वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को restores its equilibrium position, then the equilibrium is said to be stable equilibrium। ठीक है, यानी एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कि कोई बाउल है, कटोरा है और यहां पे एक छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है, इसको आप जरा सा यहां करके छोड़िए, बताइए वापस यहां जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। या यूं कहिए कि एक स्प्रिंग है, अपनी नेचुरल लेंथ में है, ये ब्लॉक इसके साथ अटैच्ड है। अब ब्लॉक को यहां करके आप छोड़ दीजिए, ये स्मूथ सरफेस है, ब्लॉक को यहां कर दीजिए, यानी स्प्रिंग इलोंगेट हो गई। स्प्रिंग इलोंगेट हो गई, ऐसे हो गई। अब यहां करके छोड़ेंगे, स्प्रिंग इस पे एक फोर्स लगाएगा kx, उस फोर्स की वजह से ब्लॉक इधर वापस चला जाएगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। यहां इक्विलिब्रियम क्यों था? क्योंकि यहां स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी। जब नेचुरल लेंथ में थी, कोई फोर्स नहीं लगा रही थी, नेट फोर्स ब्लॉक के ऊपर क्या था, जीरो था। तो ये कौन सा पोजीशन था, इक्विलिब्रियम था। अब जरा सा डिस्प्लेस करके छोड़ा तो इस पे इधर kx फोर्स लगने लगा, x डिस्प्लेसमेंट था फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो वापस ये फोर्स इसको यहां ढकेल के ले जाएगा। अगर ये उससे आगे जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि जब यहां पहुंचेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी और आगे चला जाएगा, यहां जाते जाते रुक जाएगा। या नहीं भी रुकता है तो जहां कहीं भी रहेगा वहां पे इसके ऊपर इधर से एक पुश लगेगा, यही स्प्रिंग जब कंप्रेस हो जाएगी इसको ढकेलेगी। तो अगेन दिस फोर्स ट्राइज टू रीस्टोर द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दिस ब्लॉक। So ultimately this block anyhow tries to restore its
equilibrium position. So this equilibrium is said to be stable equilibrium. Same thing goes true over here. यहाँ पे अगर हम पार्टिकल को यहाँ करके छोड़ते हैं तो इधर की ओर एक फोर्स लगेगा, वो वापस mg लगेगा, mg साइन थीटा लगेगा, जहाँ पे भी आप तो जान रहे हैं कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर थीटा है, इधर mg साइन थीटा लगेगा और ये वापस से इसको यहाँ पहुँचा के ले जाएगा। ठीक उसी तरह अगर इधर करके छोड़ते हैं तो वापस यहाँ जाएगा। तो ये पोजीशन हो या ये ब्लॉक की ये पोजीशन हो या पार्टिकल की ये पोजीशन हो, दोनों ही कैसे इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए, अभी हमने लीनियर एसएचएम पढ़ना शुरू नहीं किया है, अब करेंगे। आपको बता दिया है एसएचएम दो तरह से डिफाइंड है, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। अब लीनियर एसएचएम हम शुरू करने वाले, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बातें जाननी होंगी। पहली बात यह कि इक्विलिब्रियम दो तरह से डिफाइंड है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब होता है जब नेट फोर्स 0 होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब होता है जब नेट टॉर्क 0 होता है। मासलेस बॉडी पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों ही हमेशा 0 होते हैं, तो मासलेस बॉडी इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम है तो आपको देखना होगा इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करके उसको हमने छोड़ दिया और देखते हैं कि वापस वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है, दैट मीन्स कि इक्विलिब्रियम कैसा? स्टेबल है। वापस उस पोजीशन पे लाने के लिए, यानी जब भी कोई इक्विलिब्रियम स्टेबल है, इट मीन्स कि वहां पे एक फोर्स लगा है डिस्प्लेस्ड पोजीशन में, यानी व्हेन बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, स्लाइटली, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानना इसलिए होगा क्योंकि हर जगह स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ही आने वाला है इस चैप्टर में। व्हेन बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज्ड, और छोड़ देते हैं स्लाइटली डिस्प्लेस करके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट फ्रॉम कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन? ये भी ध्यान दीजिएगा, कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके आप छोड़ते हैं? फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर हम किसी बॉडी को स्टेबल है कि नहीं ये कैसे डिसाइड होगा भाई? करके छोड़ दिया, डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को अगर रिस्टोर कर लेता है, मतलब इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल है। ये तो तय हो गया। अब वो क्यों वापस से अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर रहा है, उसके लिए बात बताई जा रही है कि जब भी एक बॉडी को हम उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं, उसके ऊपर एक नेट फोर्स लगता है, एक्ट्स ऑन इट, विच ट्राई, जो कोशिश करता है टू रीस्टोर द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉडी। दिस फोर्स इज सेड, यह नेट फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर, दिस नेट फोर्स इज सेड टू बी, नेट फोर्स लिख सकते हैं हम, दिस नेट फोर्स ऑन द बॉडी in its displaced position is called restoring force। ये बड़े काम का फोर्स है। कैसा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स। बहादुरों, आखिर जैसे यहां पे आपको मैंने दो एग्जांपल दिखाए, देखिए, तो यहां पे इस स्प्रिंग के केस में kx जो हमारा फोर्स है ना, इस स्प्रिंग के केस में जो ये स्प्रिंग फोर्स जो kx लग रहा है, चाहे वो पुलिंग फोर्स हो चाहे यहां वाला पुशिंग फोर्स हो, यहां भी देखिए इधर x कर दिया तो इधर kx लगने लगा, ढकेलने लगा, यहां पुल कर रहा है kx, तो दोनों ही सिचुएशन, दोनों ही डिस्प्लेस्ड पोजीशंस में चाहे ये हो चाहे ये हो, ये जो kx है ये कैसा फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स। कैसा फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक उसी तरह से यहां पे ये mg साइन थीटा जो फोर्स है, दिस mg साइन थीटा
ये जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स। बहादुरों, अगर हम, इसीलिए मैंने कहा कि अभी हम लीनियर एसएचएम पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, अब करने वाले हैं, बस ये लास्ट पॉइंट चल रहा है। अगर हम बॉडी के रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तब हमारा जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, देखिए अब दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं कहूंगा व्हेन बॉडी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब यहां पे क्या आ जाएगा? स्टेबल, देखिए अलग कलर से करता हूं, दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि एक ही साथ वो भी हो जाएगा। स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कैसा इक्विलिब्रियम? रोटेशनल इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज्ड अ नेट, तब वहां पे क्या होगा? नेट टॉर्क, तब वहां पे एक नेट टॉर्क लगेगा बॉडी के ऊपर, एक्ट्स ऑन इट विच ट्राइज टू रीस्टोर द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉडी। दिस नेट टॉर्क, फिर यहां नेट फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? नेट टॉर्क। आप चाहें तो देखिए जो अंडरलाइन कर, आप दोबारा लिख लीजिएगा, 2 बार आप लिखिएगा अपनी कॉपी में, एक बार तो ये ग्रीन वाला लिखिएगा, दूसरी बार ये जो अंडरलाइन टर्म्स हैं इनको हटा के ये जो एनसर्कल टर्म्स हैं उनको लिखिएगा। यानी ऐसे पढ़ रहा हूं मैं, व्हेन बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज्ड पोजीशन एंड रिलीज्ड, a net torque acts on it which tries to restore the equilibrium position of the body. This net torque on the body in its displaced position is called restoring torque. तो आप समझ गए कि अगर हम लीनियर एसएचएम की बात करेंगे तो वहां रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, एंगुलर एसएचएम की जब भी बात होगी, क्योंकि पढ़ना तो दोनों ही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे टीचर्स इस अंदाज में, ना स्टूडेंट्स की तो कोई गलती नहीं होती, बहुत सारे टीचर्स इस अंदाज में चलते हैं कि जैसे वो एंगुलर एसएचएम की बात ही नहीं करेंगे। हो सकता है आपने भी कहीं पढ़ा हो पहले से, तो एंगुलर एसएचएम की शुरू में बात ही नहीं होती, लगता है चैप्टर पूरा खत्म हो गया। जब लीनियर एसएचएम खत्म होता है तो तब तक शुरू होता है फिर एक और चैप्टर एंगुलर एसएचएम, लगता है ये नया ही कुछ आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक साथ दोनों लेके चलिए, अभी तक तो साथ ही साथ आ रहा है। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए लीनियर एसएचएम उतना ही इंपॉर्टेंट एंगुलर एसएचएम है, जितना इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है उतना ही इंपॉर्टेंट रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। वहां नेट फोर्स 0 होता है, नेट टॉर्क 0 होता है। जितना इंपॉर्टेंट रीस्टोरिंग फोर्स है उतना ही इंपॉर्टेंट रीस्टोरिंग टॉर्क है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, तो वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए एक बार पूरा ग्रीन वाला, और एक बार ये अंडरलाइन टर्म्स हटाएंगे और इस रेड वाले को नोट करेंगे, तो 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। एक होगा ट्रांसलेशनल स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, दूसरा होगा रोटेशनल स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, आइए अब इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। तो वो होगा, मान लीजिए रॉड है बहादुर, ठीक है, ये रॉड है, ऐसे हिंज्ड है। अब आप बताइए, इसको जरा सा इधर करके छोड़ेंगे, क्या लगता है आपको, ये यहीं रहेगा क्या या ऊपर चला जाएगा? आप कहें क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो वापस यहां आ जाएगा। बेशक जब यहां आएगा तो उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी हो चुकी होगी, यहां रुकेगा नहीं, वो और आगे चला जाएगा, कुल मिला के ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। लेकिन जब भी डिस्प्लेस्ड पोजीशन में होगा तो एक टॉर्क लगेगा इस mg की वजह से, इसका जो वेट है उसकी वजह से, जो कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अपने सिलेबस में दोनों एक ही बात है, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा, तो उसकी वजह से यहाँ एक टॉर्क जनरेट होगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखिए R क्रॉस F, ये R होगा, ये F होगा, तो ऐसे होगा, तो ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज उसको यहाँ वापस ले आएगा। जैसे इधर जाएगा देखिए mg लगेगा, अब इस mg की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा जो अंदर की तरफ या क्लॉकवाइज कहेंगे आप, तो वो फिर वापस से इसको यहाँ ले आएगा, ले आने की कोशिश करेगा। तो यहां रहेगा तो टॉर्क ऐसा लगेगा, यहां जाएगा जब तो टॉर्क ऐसा लगेगा। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ भाई? तो दिस पोजीशन ऑफ द, अच्छा यहां है तो टॉर्क क्या होगा बताइए, इस हिंज के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, mg ऐसा लग रहा है, तो r ही 0 हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 हो गया R क्रॉस F में जो,
करते हैं आप, तो फोर्स तो है लेकिन r 0 हो गया तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया। नॉर्मल यहीं लग रहा है तो नॉर्मल का तो हमेशा ही टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। तो दिस पोजीशन ऑफ द रॉड इज इट्स स्टेबल रोटेशनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है बहादुरों, फर्स्ट क्लास, फटाफट नोट करिए, वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं जानना है क्योंकि यहां रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क वगैरह बातें नहीं होनी है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कि इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम its equilibrium position and it is released, इसको छोड़ देते हैं या सेट फ्री छोड़ देते हैं, and it does not restores its equilibrium position, then the equilibrium is said to be unstable equilibrium। तब इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जरा सा डिस्प्लेस करके हमने छोड़ दिया, अगर बॉडी वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिस्टोर नहीं कर पाता है तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। एग्जांपल के लिए आप देखिए, वही बाउल लिया हमने, उल्टा रख दिया, ऐसे यहां पे पार्टिकल वो कर दिया। अब यहां देखिए, यहां तो जैसे आपने सावधानी से यहां रख दिया तो यहां तो नेट फोर्स नेट टॉर्क दोनों 0 है, जस का तस बना रहेगा। लेकिन जरा सा अगर आप इसको यहां करके छोड़ेंगे, क्या ये वापस यहां आएगा? आप कहेंगे क्या मजाक कर रहे हैं सर, ये तो वापस इधर चला जाएगा। इधर करके छोड़ेंगे, क्या वापस उधर जाएगा? आप कहेंगे क्या मजाक कर रहे हैं, इधर चला आएगा। इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है, दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वही रॉड जो अभी एग्जांपल दिखाया था, एक और एग्जांपल आप देखना चाहें अनस्टेबल का, तो उस रॉड को अगर आप ऐसे कर दीजिए, ये हिंज्ड एक्सिस है, और यहां कर दीजिए सावधानी से, जैसे मैंने ये कर दिया, देखिए ऐसे कर दिया, ऐसे रहेगा। लेकिन जरा सा हिलाएंगे ये तुरंत जो है ऐसे लुढ़क जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे नेट फोर्स नेट टॉर्क दोनों 0 है। नेट फोर्स कैसे 0 भाई, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नेट फोर्स 0 है। नेट टॉर्क भी इस एक्सिस के अबाउट दोनों फोर्सेस का टॉर्क क्या है, 0 है, तो नेट टॉर्क 0 है। लेकिन जैसे ही हम ऐसे जरा सा स्लाइटली करना है, हम दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा कर दे रहे हैं, तो mg का टॉर्क देखिए इस पे आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा रॉड। तो अगर हमने रॉड को ऐसे कर दिया और छोड़ दिया, पड़ा रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये कैसा इक्विलिब्रियम है, दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉड। अब बात आती है, वीडियो पॉज करके नोट करिएगा, अब बात आती है, आपको अनस्टेबल और न्यूट्रल दोनों इक्विलिब्रियम से यहां पे कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन जान जाइए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इफ a body is displaced slightly from its equilibrium position and released, और इसको हमने छोड़ दिया, a new equilibrium is set, तुरंत एक नया इक्विलिब्रियम वहां स्थापित हो जाएगा, एट दैट पोजीशन
एट दैट पोजीशन इटसेल्फ, उसी पोजीशन पे एक नया इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा। सच इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक बॉल है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। कैसा सरफेस है? हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जैसा दिख भी रहा है आपको। यहाँ एक बॉल है, अब इसको आप छोड़ दीजिए, यहीं पड़ी रहेगी। मतलब नेट फोर्स नेट टॉर्क दोनों जीरो है, mg है, ये नॉर्मल है, नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो है। अगर आपने यहां करके इसको छोड़ दिया तो क्या ये वापस यहां आएगी क्या? आप कहेंगे सर यहीं फिर से यहां इक्विलिब्रियम हो जाएगा, वहीं रह जाएगी। जरा सा यहां डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, वापस आएगी क्या? आप कहेंगे ना वापस आएगी ना दूर जाएगी, वहीं की वहीं रह जाएगी। मतलब यहां नया इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यानी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है, दिस इक्विलिब्रियम इज, दिस पोजीशन ऑफ द बॉल इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्योंकि जरा सा, न्यूट्रल किसको कहते हैं? अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसको उस पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ें और वो जहां पे हमने छोड़ा वहीं पे नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेती है, तो वैसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं क्या? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बहादुरों, यहां पे आपको काम है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और इसको वीडियो पॉज करके आप नोट करिएगा। जानना आपको तीनों इक्विलिब्रियम है। क्या नोट करना है आपको कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम और एक नाम देते हैं मीन पोजीशन। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर अस फॉर दिस चैप्टर, मीन पोजीशन। जो शुरू से ही हम लोग कहते आ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सर्टेन फिक्स्ड पोजीशन, दैट सर्टेन फिक्स्ड पोजीशन इज मीन पोजीशन। सो व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से मीन पोजीशन? दैट मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन किसको कहते हैं? कि जब इक्विलिब्रियम से बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ा जाए, बॉडी वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को अगर रिस्टोर कर लेती है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है बहादुरों, तो शानदार तरीके से आपने अभी जाना कि इक्विलिब्रियम दो तरह से डिफाइंड है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जबकि नेट फोर्स जीरो होता है बॉडी के ऊपर, रोटेशनल इक्विलिब्रियम जबकि नेट टॉर्क जीरो होता है बॉडी के ऊपर। एक मासलेस बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम में होती है, उस पर नेट फोर्स नेट टॉर्क दोनों जीरो होता है हमेशा ही। सो अ मासलेस बॉडी इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है। देखिए, जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम के टाइप्स नहीं है, वो इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने का तरीका है। दो तरह से डिफाइंड है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्योंकि मोशन भी दो तरह से हम डिफाइन करते हैं, एक लीनियर वेरिएबल्स के साथ, एक एंगुलर वेरिएबल्स के साथ। तो वो दो तरह से उसकी डेफिनेशन है। लेकिन टाइप्स कितने हैं इक्विलिब्रियम के? कोई पूछे कि कितने तरह का इक्विलिब्रियम होता है, तो आप कहेंगे तीन तरह का। कौन कौन? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। यदि बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, वापस से वो अपनी पोजीशन को, इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिस्टोर करता है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वो वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिस्टोर नहीं करता है तो कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जहां छोड़ते हैं वही रह जाता है तो कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तीनों का एग्जांपल देखा आपने। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के केस में आपने जाना कि जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो एक फोर्स उसके ऊपर जनरेट होता है या एक टॉर्क जनरेट होता है जो उसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके आता है, खींच के लाता है। उस फोर्स या उस टॉर्क को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क। जब हम लीनियर एसएचएम पढ़ रहे होंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जब एंगुलर एसएचएम पढ़ रहे होंगे तो रिस्टोरिंग टॉर्क की जरूरत पड़ेगी।
तो बहुत अच्छे से आप यहाँ तक आए हैं। अब बहादुरों हम लोगों को पढ़ना है लीनियर एसएचएम। जैसा कि मैंने आपको बताया 70% क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर आर रिलेटेड विद लीनियर एसएचएम, यानी वह एसएचएम जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा वो लीनियर होगा। लीनियर वेरिएबल्स के टर्म्स में जब हम एसएचएम को डिफाइन करेंगे, ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने इस चैप्टर में 70% वेटेज के साथ आने वाली है। तो लीनियर एसएचएम को बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। आपने जाना है कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है कि स्ट्रेट लाइन पे मोशन करेगा। इस स्ट्रेट लाइन को आइए हम कह देते हैं एक्स एक्सिस। जो इक्वेशन हमने लिखी थी वो थी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस एक्स इज इक्वल टू 0 पोजिशन एज फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन टू बी a sin ओमेगा टी प्लस फाई, जहां ओमेगा और फाई कॉन्स्टेंट्स हैं। इनके नाम क्या हैं ये हम लोग जानेंगे अगली क्लास में, और इसको हम डिराइव करेंगे हाउ इट कम्स, व्हाट इज ओमेगा ओवर हियर, व्हाट इज फाई, व्हाट इज ए, ये सारा कुछ हम जानेंगे। इसका डेरिवेशन वगैरह नेक्स्ट क्लास में, यानी इसके बाद हम जब पढ़ेंगे लेक्चर 3 तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो सेकेंड क्लास थी दिस वाज more important than first class but totally based on the previous class। मैंने शुरू में ही कहा कि पहली क्लास अगर आप पढ़े होंगे तो दूसरी क्लास यानी आज की क्लास में बहुत मजा आया। नहीं पढ़े थे तो पहले उसको पढ़े होंगे तब इस पे आए होंगे तो बहुत मजा आया होगा आपको। इसी तरह से दोनों लेक्चर्स बहुत अच्छे से अगर आपके तैयार रहेंगे तो अगली क्लास यानी कल की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। और जहां से बाकी टीचर्स का लेक्चर ही स्टार्ट होता है वहां हम लोगों को पहुंचने में 2 लेक्चर लगे हैं। सोचिए कितना शानदार तरीके से हम लोग जो है आगे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, हर एक क्वेश्चन आसान है अगर समझ में आ जाए तो। और मेरा मकसद यही होता है कि आपको क्वेश्चन आसान लगने लगे क्योंकि चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।